हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार पढ़ते हैं। हम लोग GKGS की क्लास को लेकर फिर आ गए हैं और जितने भी आगामी परीक्षाएं वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं और अब हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जाएगा और टॉपिक वाइज बनाया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है GKGS करंट में कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और तब तक आप लोग, जब तक मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तब तक आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए तो देखते हैं कि जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उनके आविष्कार थे उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सर आइजैक न्यूटन के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी खोजें की और इनका जिसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिन्होंने इसकी खोज की। और दूसरे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, यानी E=mc²। और अगले वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। और अगले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला जी, जिन्होंने एसएस करेंट विद्युत प्रणाली का खोज किया, आविष्कार किया। और अगले वैज्ञानिक मैडम क्यूरी यानी मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया। और चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकासवाद सिद्धांत का आविष्कार किया। अगले जेम्स वाट भाप इंजन, गैलीलियो आधुनिक खगोल विज्ञान, लुई पाश्चर टीकाकरण व पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण का मतलब आपने देखा होगा कि जो दूध होता है उसे लिक्विड फॉर्म रहता है, तो उसे हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करके और फिर लो टेम्परेचर पे उसको ठंडा करके पाउडर के रूप में ढाला जाता है, उसे पाश्चरीकरण कहते हैं, जहाँ कि लंबे समय तक वो टिक पाता है। उसके बाद अगले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। और सीवी रमन जी, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। और अगले वैज्ञानिक जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति भी भारत के रह चुके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने मिसाइल प्रौद्योगिकी की आविष्कार किया। और जगदीश चंद्र बसु जी, इन्होंने रेडियो व पौधों पर शोध किया। और अगले होमियो जहांगीर भाभा जी, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आविष्कार किया। अगले वैज्ञानिक सतीश धवन जी, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का आविष्कार किया। तो ये थे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और जिन्होंने इस
दुनिया को नए नए आविष्कार करके दुनिया को नई राह दिखाने का काम किया और अधिक से अधिक कार्यों को आसान किया। चलिए तो फिर अगले पे चलते हैं। अब जान लेते हैं कि जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था यानी 1857 का विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेता के बारे में जानेंगे कि किस नेता ने कहाँ से विद्रोह को उजागर किया। तो सबसे पहले दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहब ने, अवध में बेगम हज़रत महल जी ने, हरियाणा से राव तुलाराम, इलाहाबाद से लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हज़रत महल और बरेली से खान बहादुर खान और आरा यानी बिहार से कुंवर सिंह जी ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, संभल से सुरेंद्र साई जी, ग्वालियर से तात्या टोपे और बैरकपुर से मंगल पांडे जी ने 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में इन्होंने अपने अपने स्थानों से इसका नेतृत्व किया। और जो कि बार बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग। अब भारत के सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्ति। अब थोड़ा सन 2026 में जितने भी उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं जिन्होंने पद ग्रहण किया है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले भारत के जो प्रथम नागरिक के रूप में जिस पद को जाना जाता है वो राष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और जो क्रम में 15वीं हैं और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी 15वें हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें CP राधाकृष्णन जी ये भी 15वें हैं और मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी और ये 53वें नंबर के हैं। और लोकसभा स्पीकर जो कि ओम बिरला जी। गृह मंत्री की बात किया जाए तो अमित शाह जी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री यानी जगत प्रकाश नड्डा जी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद और RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। महान्यायवादी RK वेंकटरमणी जी। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी और चेयरमैन ऑफ UPSC डॉक्टर अजय कुमार दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी जो कि 26वें नंबर के हैं। JL जनरल अनिल चौहान जी जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS। इससे पहले जो कि बिपिन रावत जी थे जिनका देहांत हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश होने से। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। तो ये रहे भारत के सर्वोच्च पदों पर वर्तमान में आसीन व्यक्ति यानी जिन्होंने पद को धारण किया है। चलिए अब जानेंगे कि सन 2025 में जो प्रमुख ऑपरेशन किया गया उसके बारे में। ऑपरेशन यानी सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान में पॉक के ठिकानों को नष्ट किया गया इस ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन केलर जो कि जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन शिवा जो कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा मतलब जो यात्री थे उन्हें सुरक्षा प्रदान करना था कि किसी प्रकार का वहाँ व्यवधान उत्पन्न न हो। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चलाया गया। ऑपरेशन
ओलविया जो कि ओडिशा तट पर कछुआ की रक्षा हेतु चलाया गया। ऑपरेशन वेब स्पाइडर रूस के अंदर यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमला। ऑपरेशन सियोपोल इंटरपोल यानी साइबर अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन सियोपोल चलाया गया। ऑपरेशन टू प्रोमाइज ईरान द्वारा इसराइल के खिलाफ सैन्य अभियान। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन राइजिंग लायन इसराइल द्वारा ईरान पर सैन्य अभियान जिसे कहा गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। चलिए अब देखेंगे कि जो प्रमुख पद होते हैं इंडिया में उनकी जो न्यूनतम आय होती है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहला, राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है, जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। और वहीं उपराष्ट्रपति की देखा जाए तो वो भी 35 वर्ष है। यानी कि जब तक आप 35 वर्ष पूरे नहीं करेंगे तब तक आप इस पद को ग्रहण नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। विधान परिषद 30 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, प्रधानमंत्री जी 25 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष की न्यूनतम आयु। विधानसभा का भी सदस्य होने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु, कम से कम 25 वर्ष। और ग्राम प्रधान यानी मुखिया बनने के लिए आपको 21 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। और सरपंच बनने के लिए भी आपको 21 वर्ष की ही आयु मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। न्यूनतम मतलब कम से कम, अधिक से अधिक जो भी हो, बट आपको ये जो न्यूनतम आयु यहाँ पे दर्शाया गया है, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इतना आयु आपको, न्यूनतम आयु, यदि आप राष्ट्रपति बनते हैं तो आपको 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। अगर आपकी आयु 35 वर्ष नहीं है तो आप राष्ट्रपति बनने लायक ही नहीं। चलिए अब आते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति। चलिए तो मैं ये सिर्फ इसमें भारत में ही कब और किसको मिला उसकी बात की जा रही है। सन 2019 तक की बात हो रही। कह रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था? देखिए साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1913 में। सीवी रमन जी भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 में। हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला था। सु चंद्रशेखर भौतिकी 1983 में मिला था। और आर्यसेन अर्थशास्त्र 1998 में मिला था। BS नायपाल जी को साहित्य के क्षेत्र में सन 2001 में प्रदान किया गया नोबेल पुरस्कार। और वेंकटरामन रामकृष्ण रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 को मिला, 9 में। कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में सन 2014 में मिला। और अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019। तो ये यहाँ 2019 तक का डाटा था। अब आगे चलते हैं। कुछ क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं। कह रहा 1996 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? 1996 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता कौन था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अब जानेंगे 1996 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता कौन टीम थी? तो ऑस्ट्रेलिया थी। और 1999 में विश्व कप क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। 1999 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया थी। और 1999 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता पाकिस्तान था। सन 2003 में विश्व कप क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सन
2003 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया थी। सन 2003 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता टीम कौन थी भैया? तो भारत थी। सन 2007 में विश्व कप क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। सन 2007 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? तो भी ऑस्ट्रेलिया थी। सन 2007 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता कौन था? तो श्रीलंका। अब सन 2011 में विश्व कप क्रिकेट मैच कहाँ हुआ था? तो भारत और श्रीलंका। भाई हमारा दोस्त श्रीलंका है, तो उन्होंने मिलकर इसका आयोजन किया। सन 2011 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? 11 में भारत जीती। और सन 2011 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता तो श्रीलंका थी। सन 2015 में विश्व कप क्रिकेट मैच का विजेता टीम कौन था? 15 की बात, तो 15 में ऑस्ट्रेलिया था। और 15 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता टीम न्यूजीलैंड थी। अब 19 में जब हुआ विश्व कप का मैच, तब भी इंग्लैंड जीता फाइनल। और सन 2019 में विश्व कप क्रिकेट मैच का उप विजेता न्यूजीलैंड था। तो आपने अधिकतर देखा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया चलता आ रहा। सबसे ज़्यादा बार विश्व कप क्रिकेट मैच किस टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। जाहिर सी बात है। भारत ने कितनी बार विश्व कप क्रिकेट मैच जीता? तो अब तक 2 बार जीता है। चलिए थोड़ा हम भारत में जो बंदरगाह हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाता है। नंबर 1 पर देखते हैं कौन सा है। तो चलिए नंबर 1 तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कांडला। कांडला जो कि गुजरात में पड़ता है। और एक मुंबई है। मुंबई में 2 हैं, एक नावा सेवा है। और आ जाते हैं गोवा में। गोवा में एक बंदरगाह जिसका नाम है मुर्मू गोआव। और इसके बाद कर्नाटक में यानी मंगलौर में आएंगे तो न्यू मंगलौर एक करके बंदरगाह है। छठवां में कोच्चिन और 7वां तूतीकोरिन बंदरगाह। और 8वां चेन्नई। चेन्नई के बगल में इंदौर में पड़ता है एक बंदरगाह। और अब इधर आ जाएंगे पोर्ट ब्लेयर और विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता। यानी टोटल कुल कितने बंदरगाह हो गए भाई? 13। चलिए कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है। अब मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। नावा सेवा भी महाराष्ट्र में है। मुर्मा गोवा उसमें छुपा है, गोवा में है। न्यू मंगलौर कर्नाटक में है। कोचिन केरल में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। चेन्नई भी तमिलनाडु में है। इंदौर भी तमिलनाडु में है। और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में ये बंदरगाह पड़ेगा आपका। पारादीप ओडिशा में पड़ेगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। तो आपने गौर किया होगा कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट जितने भी बंदरगाह हमारे हैं पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे हैं। तो पश्चिमी तट पे कांडला है, मुंबई है, नावा सेवा, मुर्मा गोवा, न्यू मंगलौर और कोच्चि। पूर्वी तट में तूतीकोरिन, चेन्नई, इंदौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर। अरब सागर की रानी इसे कहा जाता है किसको? कोच्चिन को। कौन से बंदर को कहा जाता है भाई? अरब सागर की रानी। तो कोच्चि को कहा जाता है। कांडला का नाम बदल दिया गया है भाई। क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। क्या कहा गया है? दीनदयाल बंदरगाह। और अब दूसरा क्या है? कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? इंदौर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। टोटल बंदरगाह कितने भाई? बड़े बंदरगाह 13 हैं। तो ज़्यादातर ये चर्चा में रहते हैं, बाकी छोटे तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। सभी नदियों के नाम दिए हैं नीचे और लंबाई क्या है, उद्गम स्थल एवं प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर। और भारत में कितना है? 1114 किलोमीटर। और उद्गम स्थल कहाँ है इसका? तो तिब्बत के मानसरोवर के पास से सानो खयाबाब हिमनद से निकली हुई है सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम और पंचनद। नेक्स्ट में अब चलते हैं झेलम नदी, जो कि कहाँ? इसका उद्गम स्थल बैरीनाग यानी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसे शेषनाग झील भी कहा जाता है।
और इसका सहायक कौन सा है? किशनगंगा। इसकी सहायक नदी किशनगंगा। अब अगली नदी है चिनाब। इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में से है और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब अगली नदी रावी के बारे में देखते हैं। उसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। और ब्यास, अगली नदी ब्यास है जो कि इसका ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, तो ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से ही, रावी भी हिमाचल प्रदेश से ही, चिनाब भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। चलिए, और ब्यास नदी है जो केवल भारत में बहती है। अब सतलुज के बारे में बात करते हैं। सतलुज का जो उद्गम स्थल है राकसताल झील तिब्बत में पड़ती है। इसका विशेष कहाँ से भाई? भाखड़ा नंगल बांध इसी नदी पर है। तो सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। चलिए, अब जान लेते हैं गंगा के बारे में। तो 25 यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की और इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुआ है और भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। और इसमें मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, दाएं से मिलने वाली यमुना और सोन। कह रहा यमुना, अब अगली नदी यमुना जाती है। यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना को माना जाता है। और भी नदियां हैं जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सब यमुना की सहायक नदी है। अब महानदी, इसका उद्गम स्थल सिहावा श्रेणी यानी छत्तीसगढ़ से ये निकलती है महानदी। अब अगली नदी है नर्मदा। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अमूमन अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये भी एक एग्ज़ाम के तहत से महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगली नदी ताप्ती, उद्गम स्थल बैतूल मध्य प्रदेश। अगली नदी ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर तक। उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इसका अन्य नाम तिब्बत में से सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सहायक नदी सुबनसिरी, तीस्ता, लोहित, दिबांग, मानस, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी चंबल का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश यानी महू से, और ये अपने बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा कि चंबल का डाकू, बीहड़ का डाकू, तो ये सब जितने भी डाकू हुआ करते थे इसी नदी के किनारे रहा करते थे। भाई इसी नदी किनारे का मतलब जंगल हुआ करता था इसी नदी के किनारे, तो उसी में रहते थे छुप छुप कर। अगला नदी जो है दामोदर नदी। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठा यानी जो कि झारखंड में पड़ता है। विशेष यानी कि बंगाल का इसे शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जैसे गोदावरी हो गया, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल ऋषिकेश्वर यानी नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है यह। सहायक इसका कौन है? पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है। अब अगली नदी कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। उद्गम स्थल महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से निकलती है। सॉरी, टिप कर गया था थोड़ा, आगे चलते हैं। और इसकी सहायक नदियाँ, कृष्णा की सहायक नदियाँ जो हैं तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। अगली नदी है कावेरी, यानी इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल
ब्रह्मागिरी पहाड़ी कर्नाटक विशेष और इसका दक्षिणी गंगा, इसकी सहायक दक्षिणी गंगा है। तो चलिए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भारत की सेना से रिलेटेड। कह रहा भारतीय नौसेना की स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाई जाती है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और मुख्यालय तो भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपके नई दिल्ली में है। और इसका सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख यानी CNS एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। और आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुणः, अर्थ है कि हे वरुण देव हमें शुभ मार्ग दिखाएं। नौसेना का कार्य क्या है? समुद्री सीमा की सुरक्षा करना। प्रतीक लंगर और अशोक चिन्ह, लंगर और अशोक चिन्ह इसका प्रतीक है। ध्वज क्या है? सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीला क्रॉस, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीला क्रॉस। अब इसका कमांड कहाँ कहाँ पर है? वेस्टर्न नवल कमांड मुंबई में है, ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापत्तनम में है और साउदर्न नवल कमांड कोच्चि में है। क्या सब अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट है उसे भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रमादित्य है। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मालाबार अभ्यास। भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है भाई? तो यह 1971 कराची बंदरगाह विजय करने के बाद भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, चाहे GK GS करेंट रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप अपना कमेंट करिए और हम उस पे वीडियो ज़रूर जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। बस आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, कमेंट करिए और लाइक शेयर करते रहिए। बाय बाय।